नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विदेशों में भारत की छवि खराब होने का रोना रोने वाले लोकतंत्र के लिए कितने घातक हो सकते हैं, इसका जवाब आपको इस्राएल की संसद से मिल जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ। लेकिन आपको इसका जवाब शायद ना मिले कि 2018 में जिस फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र ही नहीं किया कि इस्राएल ने गजा के लोगों के साथ कैसी बर्बरता की, नरसंहार किया। फिलिस्तीन का नाम भी लिया तो शांति प्रस्ताव के हवाले से, और जिस इस्राएल का इतना पक्ष लिया उसने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं दिया। दो प्रतिष्ठित पुरस्कार के होते हुए भी इस्राएल ने एक नया मेडल दिया जो पहले किसी को नहीं दिया गया। भगवान जाने आगे किसी को मिलेगा भी या नहीं। तो इस तरह से आप इस वीडियो में देखेंगे कि इस्राएल में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में क्या जानना चाहिए और आपको क्या नहीं बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, लेकिन 2016 में उरी में आतंकी हमले में 19 सैनिकों की शहादत के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के बाद ऑपरेशन बालाकोट, और अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की मौत के बाद ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों नहीं लिया? हम इस पर भी अपने वीडियो में बात करेंगे कि आपको नहीं खटका कि प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर 2023 के हमास के आतंकी हमले का जिक्र करते हैं, फिलिस्तीन पर जो कहर बरपा उसके बारे में संवेदना तक नहीं जताते। हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसे पूरा देखिएगा। ravishkumar.official ज्वाइन करने के बारे में सोचिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया तो गोदी मीडिया में बहस चलने लगी कि भारत की छवि विदेशों में खराब हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी बयान देने लगे कि भारत की छवि खराब हो गई क्योंकि समिट के दौरान प्रदर्शन किया गया। यह जो आप देख रहे हैं इस्राएल की संसद है, नेसेट कहते हैं। जैसे ही स्पीकर और प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भाषण होने वाला होता है, विपक्ष के सांसद सदन से बाहर चले जाते हैं। कुर्सियां खाली होती हैं तो उन्हें भरने के लिए पूर्व सांसदों को बुलाया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होता है तो बहिष्कार करने वाले सांसद वापस सदन में आ जाते हैं, उनके लिए कुर्सियां खाली कर दी जाती हैं। यह सब एक विदेशी मेहमान और भारत के प्रधानमंत्री के सामने हो रहा है। सदन में लौटकर विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी से कहते भी हैं, हमारा विरोध आपको लेकर नहीं था। लेकिन एक विदेशी मेहमान के सामने अपने प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार अगर इसी तरह से भारत के विपक्ष ने किया होता तो बीजेपी और गोदी मीडिया आपस में मिलकर देश में तूफान मचा देते कि भारत की छवि विपक्ष ने खराब कर दी है। इस्राएल का अखबार है जेरूसलम पोस्ट, उसने लिखा है जब विपक्ष के सांसद सदन से बाहर चले गए तो शर्मिंदगी से बचने के लिए उनकी जगह पर बुलाए गए पूर्व सांसद मोदी मोदी करने लगे। तो मोदी मोदी की एक सच्चाई यह भी है जो शायद गोदी चैनल आपको ना बताएं। तो क्या आप गोदी मीडिया कहेगा कि इस्राएल खराब देश है? वहां का विपक्ष विदेशी मेहमान के सामने अपने प्रधानमंत्री और स्पीकर के भाषण का बहिष्कार करता है। आपने गोदी चैनलों पर इस्राएल की बुराई सुनी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस्राएल के विपक्ष ने पूरी दुनिया में उसके देश की छवि खराब कर दी। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विदेशों में छवि खराब होने का नाटक किया जाता है। अब वही लोग इसे दिल खोलकर स्वीकार करेंगे कि इस्राएल की संसद में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होने वाला था, लेकिन वहां के विपक्ष ने अपने प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया। कारण बेशक अलग था। कारण यह था कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। विपक्ष ने पहले ही कह दिया भाषण का बहिष्कार करेंगे। क्या भारत में इस्राएल की छवि खराब हो गई? क्या प्रधानमंत्री मोदी को दौरा वहीं पर खत्म कर लौट आना चाहिए कि इस्राएल एक खराब देश है, उसकी छवि भारत में खराब हो गई क्योंकि वहां के विपक्ष ने उनके दोस्त माय फ्रेंड नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार किया? विदेशों में तो आप सब स्वीकार करते हैं, और भारत में एक प्रदर्शन क्या हुआ
खोज खोज कर गिरफ्तारी होने लगी और टी शर्ट बरामद किया जा रहा है। जाहिर है लोकतांत्रिक प्रदर्शनों पर छवि के बहाने हमला किया जा रहा है। यह जो मेडल पहनाया जा रहा है, इसके पहले इसका कोई भी अस्तित्व नहीं था। यह पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को ही पहनाया गया। आगे किसी को पहनाया जाएगा या नहीं किसे पता। मेडल ऑफ नेसेट कहा जाता है। इस्राएल की संसद के स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी को पहनाया। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस मेडल को बनाया गया। क्या इस्राएल का अपना कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं जिसे वह प्रधानमंत्री मोदी को दे सकता था? स्पीकर को इसके लिए नया मेडल क्यों बनाना पड़ा? दी इस्राएली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर इस्राएल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। 2012 में इसकी स्थापना हुई और तब से लेकर अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो बाइडन, अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव हेनरी किसिंगर, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, साइप्रस के राष्ट्रपति को यह पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड इस्राएल के राष्ट्रपति खुद पहनाते हैं। यह नहीं दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह ठीक से पता होना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि इस्राएल की संसद में प्रधानमंत्री मोदी को जो मेडल दिया गया, इसके पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था। उनके लिए मेडल क्रिएट किया गया और दे दिया गया। हमने मेडल की पड़ताल क्यों की? क्योंकि खबरों में जो लिखा जाता है और जो नहीं लिखा जाता है, इसे समझने में एक पाठक का पूरा जीवन लग जाता है। पिछले साल जब ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो नेतन्याहू ने उन्हें एक पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। इस्राएल से ठीक पहले फुटबॉल की संस्था फीफा ने ट्रंप के लिए खास अवार्ड की स्थापना की और उन्हें फीफा पीस प्राइज से नवाजा। ट्रंप को पुरस्कार दिया जा सके, उसके लिए वहां की सरकार ने एक नई कैटेगरी बनाई, स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द जूज पीपल। संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला यह अवार्ड पारंपरिक रूप से इस्राएली लोगों को ही दिया जाता है। ट्रंप ने कुछ किया तो नहीं था, मगर उनके लिए नई कैटेगरी बनी कि यहूदी लोगों के लिए विशेष योगदान किया है तो उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। इस बात पर द न्यू रिपब्लिक न्यूज वेबसाइट ने हेडलाइन बनाई, ट्रंप गेट्स अनदर अवार्ड डिजाइन जस्ट फॉर हिम। मतलब ट्रंप को वह पुरस्कार मिला जो उन्हीं के लिए बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के पुरस्कारों की अलग ही कहानी है, अलग से वीडियो बन सकता है। जनवरी 2019 में उन्हें पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला। फिलिप कोटलर खुद को फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहते हैं। इस पुरस्कार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का काफी मजाक उड़ा। उनके बाद यह पुरस्कार किसे मिला हम पता नहीं लगा सके। थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे में पुरस्कार क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे विदेश मंत्रालय काफी मेहनत करता है कि दौरे पर आ रहे हैं, कुछ अवार्ड भी हो ही जाए। इस्राएल ने पहली बार मेडल बनाया और प्रधानमंत्री मोदी को दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस, रूस, संयुक्त अरब अमीरात अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे चुके हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी नया अवार्ड बनाया गया? किस लिए? क्या इसलिए जिसके बारे में इस्राएल के अखबार हारिज ने पहले पन्ने पर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी इस्राएल से हथियारों की डील करने आए हैं। इस मामले में इस्राएल की हथियार बनाने वाली कंपनियां एकदम चुप हैं, लेकिन भारत के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि भारत इस्राएल से $10 बिलियन के रक्षा सौदा करने आया है, जिसे कई वर्षों में लागू किया जाएगा। भारत की दिलचस्पी ड्रोन और मिसाइलों में है। क्या इसलिए कि फोकस अवार्ड पर रहे, इस बात पर ना रहे कि इस्राएल जाकर उन्होंने फिलिस्तीन के साथ जो नरसंहार हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इस आधार पर उनका मूल्यांकन ही ना हो, केवल यही चर्चा हो कि एक नया मेडल जो उनके लिए बना उन्हें दे दिया गया। इस्राएल की संसद में सांसदों ने उनके साथ सेल्फी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्राएल की संसद में भाषण दिया, गजा पर हुए अत्याचार का जिक्र तक नहीं किया। 2 साल तक गजा पर बमबारी हुई, उसमें 75,000 से अधिक लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए, उसका जिक्र तक नहीं आया। सारी दुनिया ने देखा कि फिलिस्तीन के आम लोगों के साथ नरसंहार हुआ, अस्पताल तक ध्वस्त कर दिए गए, लोग भूख और बीमारी से तड़प कर मरे, और ऐसा करने वाले देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र तक नहीं कर पाए। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family
whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. हमास ने जो किया निंदनीय था, लेकिन तब भी इस्राइल ने फिलिस्तीन के साथ जो किया उसकी बराबरी हमास की निंदा से नहीं कर सकते। कम से कम हमास के साथ साथ फिलिस्तीन के साथ हुए नरसंहार की बात प्रधानमंत्री मोदी उठा सकते थे। यहां एक और जानकारी है, हमास को भारत ने आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। इस्राइल ने आतंकी संगठन घोषित करने के लिए भारत से मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से लेकर दुनिया के कई बड़े नेताओं ने कहा कि हमास का हमला शून्य में नहीं हुआ। उनका इशारा उन परिस्थितियों की तरफ था जो इस्राइल के कारण पैदा हुई थी। केवल हमास के हमले की बात करना पूरी तरह से नेतन्याहू की लाइन है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के पहले नेतन्याहू का भाषण हो चुका था और उन्होंने इस्राइल के साथ स्टैंड लेने के लिए उनकी तारीफ भी की कि मोदी इस्राइल के साथ नैतिक रूप से और बिना किसी अगर मगर के खड़े रहे हैं। You didn't flinch. You didn't waver. You didn't give excuses. You stood next to Israel. You stood by Israel. You stood for Israel. You stood for the truth. Thank you, my friend. तो प्रधानमंत्री मोदी हमास के हमले की याद दिलाकर इस्राइल को भले खुश कर गए, मगर अपनी कमजोरी भी जाहिर कर दी। उनका भरोसा शायद इसी पर होता है कि हिंदी के अखबार और न्यूज चैनल इतने विस्तार से तो बताएंगे नहीं, जनता को पता चलेगा भी नहीं। गोदी चैनल यही गाना गाते रहेंगे कि स्पीकर ने पीएम को मेडल दिया और सांसदों ने उनसे सेल्फी खिंचाई। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि गजा के शांति समझौते में अमेरिका द्वारा हमास की भूमिका स्वीकार की गई। हमास के साथ अमेरिका की बातचीत उसके राष्ट्रपति ट्रंप की निगरानी में हुई। हमास ने 165 से अधिक बंधकों को जिंदा छोड़ा। बातचीत की शर्त के अनुसार इस्राइल को भी अलग अलग चरणों में 2000 कैदियों को रिहा करने के लिए कहा गया है। ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि गजा में जो मौतें हो रही हैं, विनाश हुआ, वह रुकना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी आतंकवाद की निंदा के साथ यह सब कह सकते थे कि यह हिंसा के चक्र में फंसा देता है और आम बेकसूर लोग दोनों तरफ मारे जाते हैं, जिस तरह से गजा के हजारों लोग मारे गए। जबकि उसी इस्राइल के अखबार हारिस के संपादकीय पेज पर यह 2 लेख आपको मिल जाएंगे जो नरसंहार का खुलकर जिक्र करते हैं और निंदा भी करते हैं। नेटा अहितुब ने लिखा है कि इस्राइल का नया पेशा अब नरसंहार करना है। गजा में मरने वाले 47% लोग महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे जिन्होंने इस्राइली सेना से लड़ाई नहीं की। वे निर्दोष थे। इस सदी में इस्राइल ने दुनिया में सबसे ज्यादा निर्दोषों की हत्या की है। यह इस्राइल के अखबार में छपा है। दूसरे लेख में उदय बिशारत लिखते हैं कि 1948 और 67 के युद्ध में इस्राइल ने अरबों को उनकी जमीन से बेदखल किया, लेकिन दुनिया इस्राइल की तरफ खड़ी हुई। यह आंसुओं की ताकत है, लेकिन आज सब बदल चुका है। इस्राइल के नेता खुलकर गजा के लोगों को भूखा मारने की बात करते हैं, उनके नरसंहार की बात करते हैं। इस्राइल में अब नया ट्रेंड यही है कि क्रूर दिखा जाए, हिंसक बयान दिए जाएं और दूसरे के दर्द की कोई परवाह न की जाए। उदय बिशारत का कहना है कि इसका एक कारण है पावर का नशा। इस्राइल के पास अपार पैसा,
वह अपने प्रतिद्वंदियों के बेडरूम में घुसकर उन्हें मार सकता है और पेजर में बम डाल सकता है। इस्राइल जानता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उसका बड़ा भाई अमेरिका हिफाजत कर रहा है। और दूसरा ये कि जो लोग कूटनीति की बातें करते थे वो अब समझ गए हैं कि दुनिया को इस्राइल के इस क्रूर चेहरे की आदत पड़ने वाली है, इसलिए उन्हें इस्राइल के निर्दोष होने का यकीन कराने की अब जरूरत नहीं। जो बात इस्राइल का अखबार अपने पन्ने पर कह रहा है, छाप रहा है, उसका एक अंश भी प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल के सामने नहीं कह पाए। दोस्ती में ऐसा होता नहीं। इस्राइल और भारत की दोस्ती का शोर इसलिए भी मचाया जाता है ताकि भारत और प्रधानमंत्री मोदी की चूक या कमजोरी किसी को दिखाई ना दे। हमने 25 फरवरी के अपने वीडियो में कहा था, और आप उस वीडियो को जरूर देखिए, कि फिलिस्तीन को लेकर इस्राइल की निंदा करना खाना पूर्ति से ज्यादा नहीं रहा। सबको पता है निंदा करके डिनर लंच इस्राइल के साथ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप पीछे निंदा करते हैं तो सामने भी कहने का नैतिक साहस होना चाहिए। और कम से कम इस्राइल के अखबारों में गजा में हुई बमबारी को नरसंहार कहने पर कोई रोक नहीं, तो आप क्यों अपने आप को रोक रहे हैं? एक सवाल और है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी तुरंत पटना की सड़क पर उतर गए, रोड शो करने लगे, पूरे देश में विजय का जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन इस्राइल की संसद में वही प्रधानमंत्री पिछले साल के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं करते, बल्कि 18 साल पहले हुए मुंबई के आतंकी हमले का जिक्र करते हैं। क्या इसलिए कि ट्रंप ने सीज फायर को लेकर अलग दावा किया है? क्या उनके मन में यह बात रही होगी कि पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र अगर इस्राइल में करेंगे कहीं ट्रंप का बयान ना आ जाए? We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action, because terror anywhere threatens peace everywhere. आखिर क्या वजह रही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमास के आतंकी हमले के संदर्भ में मुंबई के आतंकी हमले को जोड़ा, मगर अपनी सरकार के समय के 3 बड़े आतंकी हमलों और सरकार के जवाबी हमले की बात ही नहीं की? क्या ट्रंप का खौफ इतना करीब पहुंच गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों के कारण उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया? केवल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के ऑपरेशन बालाकोट का जिक्र करते तो सबकी नजर आसानी से चली जाती। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों नहीं किया? कितना हिसाब लगाया जाता है भाषण लिखने में, और तब भी हिसाब की गलतियां आसानी से पकड़ में आ जाती हैं। एक दर्शक को सोचना चाहिए कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर को अपनी बड़ी कामयाबी बताती है। फिल्में तक बनी हैं उरी पर। मोदी सरकार आतंक की नीति में बड़ा बदलाव मानती है कि वह जवाब देती है, हमले करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रचार के लिए दुनिया भर में अपने सांसदों को भेजती है, और उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल की संसद में नहीं करते। मुंबई के आतंकी हमले की याद दिलाते हैं। हमारा काम है वो जो भूल रहे हैं उसकी याद इस वीडियो में दिला दें। प्रधानमंत्री मोदी केवल फिलिस्तीन को नहीं भूल रहे, बल्कि सुविधा के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक भी भूल गए। प्रधानमंत्री मोदी का केवल हमास का जिक्र करना बेहद अफसोसनाक है। आप सभी के सामने यह मंजर है जो इस्राइल ने 2 साल तक गजा के लोगों के ऊपर किया है। प्रधानमंत्री इसे कैसे भूल सकते थे? उन्होंने यह बात इशारे में कही कि आतंकवाद के जवाब में जो काउंटर टेररिज्म होता है उसके लिए ग्लोबल स्तर पर मिलजुल कर एक्शन लेना होगा। लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि वे फिलिस्तीन पर इस्राइल के बेलगाम हमले की बात कर रहे हैं या किसी और हमले की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस
और उनकी योजना का जिक्र नहीं किया, नाम लिया ना आलोचना की, लेकिन उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने गजा की शांति को लेकर जो प्रस्ताव मंजूर किया है उससे रास्ता निकलता है। इसके बाद प्रधानमंत्री पहली बार और आखिरी बार अपने भाषण में फिलिस्तीन का नाम लेते हैं, और वह भी इशू के रूप में। Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for a long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में करेज और ह्यूमैनिटी का जिक्र करते हैं, साहस और मानवता का, लेकिन उनका यह भाषण कूटनीति के इतिहास में कभी भी साहसिक भाषण के लिए याद नहीं किया जाएगा। साहस के लिए तब याद किया जाएगा जब वे एक शब्द में फिलिस्तीन इशू का जिक्र नहीं करते और वहां के लोगों के साथ हुए नरसंहार का जिक्र कर देते, फिर रास्ता भी बताते तो साहस के लिए याद किया जाता। दुनिया उन्हें इस्राएल के स्पीकर के नए मेडल से ज्यादा बड़ा पुरस्कार दे देती। अगर भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना चाहता है तो उसे बचा कर नहीं, अमेरिका और पश्चिम की पैदा की हुई उलझनों के सामने साफ साफ बोलना होगा। स्पेन, दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के कितने ही देशों ने इस्राएल के नरसंहार के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया। जब संयुक्त राष्ट्र में इस्राएल की निंदा के प्रस्ताव पर मतदान की बारी आई, भारत गैर हाजिर हो गया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नेहरू और अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच के पत्रों की तस्वीरें ट्वीट की हैं। 13 जून 1947 को आइंस्टीन ने इस्राएल की स्थापना के विषय पर नेहरू को पत्र लिखा। पूछा कि यहूदियों की जरूरतें चाहे जितनी जरूरी क्यों ना हो, क्या उन्हें बिना दूसरों के अधिकारों के हनन के पूरा किया जा सकता है? जवाब में नेहरू ने साफ शब्दों में यूरोप में यहूदियों के नरसंहार और नाजियों के अपराधों की निंदा की, मगर यह भी कहा कि अरबों और यहूदियों के बीच के टकराव को हिंसा से नहीं सुलझाया जा सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो वह हल अस्थायी होगा। नेहरू लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि यहूदियों और अरबों के बीच कोई समझौता हो पाए, मगर सवाल करते हैं कि अगर यहूदियों ने फिलिस्तीन में अच्छा काम किया है तो अरबों का विश्वास क्यों नहीं जीत पाए? क्यों वो अरबों को दबाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं? फिलिस्तीन के मामले पर गांधी जी को एक्सपर्ट नहीं माना जाता, ना ही उनकी राय को खास तौर पर तवज्जो दी जाती है। फिर भी इस्राएल के अखबारों में आज भी इस बात की चर्चा है कि मोदी ने गांधी और नेहरू से अलग राय रखी और भारत की पुरानी लाइन से हटकर अपनी राय रखी। जेरूसलम पोस्ट ने अपने विश्लेषण में लिखा है कि गांधी भारतीय मुसलमानों के साथ दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते थे, इसलिए अरबों के हक में लिख रहे थे, और जायनिज्म यानी यहूदी राष्ट्रवाद के उग्र और कॉलोनियल स्वरूप के खिलाफ लिख रहे थे, जो फिलिस्तीन को मिटाकर इस्राएल की स्थापना करने में विश्वास रखता है। नेहरू भी इस्राएल से दूरी बनाए रखते हैं और सालों तक भारत की नीति फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने की होती है। 1992 में जाकर भारत इस्राएल के साथ कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत करता है। अखबार इस बात का भी जिक्र करता है कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि मोदी गजा के नरसंहार पर भी बात करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जेरूसलम पोस्ट यह तो मानता है कि भारत ने कूटनीतिक तौर पर भी उसके साथ रिश्ते नहीं रखे, मगर इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या फिलिस्तीन को लेकर इस्राएल का रवैया एक कॉलोनियल औपनिवेशिक ताकत का नहीं है।
इसी वजह से भारत के नेताओं ने इस्राइल से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वे जानते थे और जानते हैं कि इस्राइल जो कर रहा है उसका एक स्वरूप भारत झेल चुका है। इसलिए इस्राइल की इस नीति के साथ खड़े नहीं हो सकते। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के लंबे संघर्ष के शानदार इतिहास से मुंह मोड़ने लगे हैं? गांधी नेहरू को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, लेकिन पार्क से लेकर एयरपोर्ट तक सावरकर के नाम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कैसे भूल गए कि जिस सावरकर को उन्होंने हीरो माना, उनकी कहानी भी अंग्रेजों की औपनिवेशिक ताकतों से लड़ने के कारण बनती है। आखिर आज का भारत इस्राइल की कॉलोनियल नीतियों की आलोचना क्यों नहीं कर पाता है? प्रधानमंत्री दोनों देशों के प्राचीन इतिहास की बात शायद इसलिए करते हैं क्योंकि आधुनिक इतिहास में इस्राइल और भारत ने बहुत अलग रास्ते चुने हैं। भारत के निर्माताओं ने जिस देश की कल्पना की उसमें किसी को अपनी कॉलोनी उपनिवेश बनाने का प्रयास नहीं था। भारत में इस्राइल के राजदूत भारत और इस्राइल की तुलना करते हैं, दोनों को शांति प्रिय देश बताते हैं, लेकिन इस्राइल का आधुनिक इतिहास लाखों फिलिस्तीनियों के खून से सना हुआ है। क्या भारत की तुलना ऐसे इतिहास से की जा सकती है? प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कवरेज को लेकर आप हमारा वीडियो ध्यान से देखिए और इसके बाद हिंदी अखबारों में जो भी छपे उसे भी पढ़िए। समझिए कि एक दौरे को लेकर जो कवरेज हो रहा है उसमें जानकारी ज्यादा है या वाहवाही ज्यादा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।